गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ही क्लास में कराने वाला हूं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे मैराथन। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि गोल्ड टू एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2024 के लिए मेरा नया बैच है बच्चों। इस बैच में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, रेगुलर डाउट सेशन, मॉक टेस्ट एंड सबसे बड़ी बात, 24 आवर्स मेंटरशिप मेरा आपके साथ है। यानी जब भी आपको किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन की, किसी डाउट का आपको अंदेशा होता है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपने भी सपना देखा है कि आप जीआरएफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने, तो फिर देर मत कीजिए। आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं, वहां से गोल्ड 2 सेलेक्ट करें और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन भी हो सकते हैं बच्चों। यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब चलते हैं। तो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन की स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखिए प्लीज, पहला टॉपिक आपका है यहां पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या बच्चों, क्या कहते हैं आप इसको? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या कहेंगे बच्चे इसको आप? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहला पॉइंट, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने हैं। दूसरा पॉइंट आप इसको देख सकते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे। दूसरा पॉइंट है आपका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर, ये देखिए प्लीज। कंजम्पशन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट आप यहां देखिए, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। अब मैं यहां पे मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम भी यहीं पे आपको पढ़ाने वाला हूं, अलग से नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो पॉइंट आ जाएगा आपका, मनी डिमांड, मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों। मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम, ये पूरा मनी एंड बैंकिंग वाला कंसेप्ट है बच्चों। पूरा का पूरा वही लेक्चर आपको मिलेगा। जो नेक्स्ट है उसे आप आईएस, एलएम, एडी, एएस, इन क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी, इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी बच्चों, है ना। मतलब आईएसएलएम, एडीएस, इन क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वही आपका मंडल फ्लेमिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है बच्चों। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपके पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। इसके बाद आपके पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड
इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी रैशनल एक्सपेक्टेशन, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन इन ऑल दीज थ्योरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, थ्योरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है बच्चों। एंड फाइनली कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि आपके पास इनइक्वालिटी, पावर्टी, ये बहुत जगह ओवरलैप करता है। आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी है, इंडियन इकोनॉमी में भी है। तो उस टॉपिक को हम यहाँ पे पावर्टी सिर्फ लिख देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं एक एक करके इन टॉपिक को आपको समझाते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप नेशनल इनकम देखिए कि नेशनल इनकम क्या होता है बच्चों। आपको पता है नेशनल इनकम क्या होता है? बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है कि इट इज द मनी वैल्यू of the final goods and services produced in an economy within a financial year plus net factor income from abroad। अब देखिए, जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता है कि ये नेशनल इनकम क्या होता है, उनको मैं समझा देता हूं बच्चों कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनको प्राइस से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया जाए, तब बन जाता है नेशनल इनकम। यानी आप यहां पे इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, देखिए प्लीज, कि समेशन ऑफ Q1 से लेकर के N तक इनटू P क्या होता है बच्चे, पता है आपको? इसको आप कहते हैं जीडीपी। यानी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है, उनको यदि प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है क्या बच्चों? ये बन जाता है जीडीपी। और ये देखिए, वन से लेकर के एन तक, माने जितनी एक गुड्स से कमोडिटी वन से लेकर के एन तक जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी प्रोड्यूस हुई है, उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सम कर दिया जाए, तो ये बन जाता है क्या बच्चों? इसे आप कहते हैं जीडीपी। इसको यदि यहां पे आप माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस कर दें आप क्या, पता है आपको? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपके पास क्या बच गया? NNP, और माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT माइनस कर दें, तो अब ये बन जाता है क्या बच्चों, पता है आपको? नेशनल इनकम। क्या बनता है बच्चों ये? नेशनल इनकम। अब ये ध्यान से समझना है कि ये एक्चुअली में जीडीपी को या फिर नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। और मेनली हमारे पास जो तरीके हैं उसे आप प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो ये जो है, ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। क्या है बच्चों? ये कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। यानी प्रोडक्ट मेथड से यदि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तब आप क्या करेंगे? एक इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर सम कर दिया जाए, तो बनता है जीडीपी। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, NFIA ऐड कर दिया जाए और NIT भी माइनस कर दिया जाए, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बनता है आपका नेशनल इनकम। सिमिलरली यदि आप दूसरा मेथड देखें, इनकम मेथड, तो यहां पे समेशन ऑफ ऑल इनकम, समेशन ऑफ ऑल इनकम कर दें तो आपके पास क्या बनता है? ये बनता है NDP,
NDPFC फैक्टर कॉस्ट। ऑल इनकम में आपके पास क्या आता है बच्चों, पता है आपको? ऑल इनकम में क्या आता है? मैंने एक इकोनॉमी में जितने लोगों की इनकम आती है, सारे इनकम को ऐड कर दें तो आपके पास आता है एनडीपी। अब वो इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए। रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, एंड प्रॉफिट हो सकता है। और कई केसेस में आपके पास मिक्स्ड इनकम भी हो सकता है। कई केसेस में आपके पास मिक्स्ड इनकम भी हो सकता है। यहीं पे मैं लिख देता हूं इसको, मिक्स्ड इनकम भी हो सकता है, होता नहीं बता। और इसको आप यदि सबको ऐड कर दें तो आपके पास आता है एनडीपीएफसी। क्या होता है बच्चों ये? एनडीपीएफसी। और इसमें डायरेक्टली आप NFIA ऐड कर देंगे तो ये बनता है आपका पास क्या? नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, इसमें और भी बहुत सारा डिटेल्स है कि रेंट में क्या क्या आता है। आपके अलग अलग तरीके का वेजेस वेजेस एंड सैलरी आती है, आपके पास पर्क्स आते हैं, अलग अलग चीजें हैं। बट यहाँ पे एक मोटा मोटा मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, नेशनल इनकम। इसके बाद आपके पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। यदि सारे एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर दें बच्चों, सो यहां पे हम कर सकते हैं बच्चों समेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। समेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, फिर से ये आपके पास क्या देगा बच्चों? जीडीपी एमपी। और इसमें भी आपके पास ये तो कि जीडीपी एमपी ही था ये, इसमें भी यही स्टेप्स यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाता है। देखिए बच्चों, नेशनल इनकम में ये तो एक तरीका हुआ कि आपको नेशनल इनकम तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका आपके पास प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम मेथड, और फिर एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे बच्चों, और नेशनल इनकम में ही आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पढ़ना है। हालांकि वो यहाँ पे संभव नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे होता है किसी भी इकोनॉमी में। तो बच्चों इसके लिए अलग अलग वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्लीज, कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में आप क्लासिकल और किनीजियन कंसेप्ट दोनों यूज कर सकते हैं। किनीजियन कंसेप्ट में को ही हम यहाँ ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो कहते थे कि इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है। तो जब तक टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं आता है, किसी भी इकोनॉमी के इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि कीन साहब कह रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमी का जो ऑपरेशन होता है वो शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में बहुत सारी चीजें वेरिएबल होती है, और इकोनॉमी हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिक तरीके से कीन्स का ही वो बात करेंगे बच्चों। सो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में यहां पे हम देखें बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की यदि हम बात करें बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे हम किनीजियन क्रॉस का यूज करेंगे बच्चों। किनीजियन क्रॉस में यहां पे आप देखिए, कीन साहब ने कहा कि आप यहाँ पे इस एक्सिस पे इनकम लीजिए,
और इस पे आप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लीजिए, और ये जो है वो 45 डिग्री लाइन है, और इसको उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई कहा। और अब क्यों एग्रीगेट सप्लाई कहा? क्योंकि उनके अनुसार जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो पूरे इकोनॉमी के इनकम के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है और वही इनकम होता है, एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम होता है। जबकि जबकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है, देखिए प्लीज यहाँ पे बच्चों, कीन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और उन्होंने यदि मान लेते हैं ओपन इकोनॉमी की बात लेते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड, ये देखिए प्लीज, एग्रीगेट डिमांड में होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये बात होती है बच्चों, है ना ये नेट एक्सपोर्ट। एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट। अब उन्होंने कहा कि सबको आप कांस्टेंट मान लीजिए, आई को मान लीजिए, जी को मान लीजिए, नेट एक्सपोर्ट को मान लीजिए। बट सी को उन्होंने कहा कि जो सी है वो सी नॉट प्लस C1Y होता है। यानी ये जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन है बच्चों, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और ये जो C1 है इसे आप MPC कहते हैं। MPC यानी एक यूनिट इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा उसे आप MPC कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, ये देखिए प्लीज, एग्रीगेट डिमांड है दैट इज C0 प्लस C1Y प्लस I0 प्लस G0 प्लस X माइनस M0 है ना बच्चों। तो अब इस तरीके देखा जाए तो इनकम यदि जीरो भी होता है तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड यहां पे जीरो नहीं होगा। और एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? और जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मिलता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मिलता है वहीं पे इकोनॉमी की इनकम का डिटर्मिनेशन होता है बच्चों, राइट। और यदि किसी भी रीजन से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो किस इकोनॉमी की आउटपुट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, यानी इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। ठीक है। और यदि एग्रीगेट डिमांड घटता है तो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड घटेगी बच्चों। और अब मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्रीगेट डिमांड है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है उसको, कैसे? कंजम्पशन को प्रमोट करके, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्रमोट करके, नेट एक्सपोर्ट को प्रमोट करके इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर डिमोट करके भी कर सकती है। गवर्नमेंट को लगता है कि एग्रीगेट डिमांड यदि ज्यादा है तो वो कंजम्पशन पे टैक्स लगा देगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगी। इस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपको मैं बताने वाला हूं बच्चों कि ये जो इनकम चेंज हुआ है, मान लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इतना बढ़ा है ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है बिकॉज ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक सर्टेन अमाउंट से 100 से चेंज हुआ है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 100 से चेंज हुआ है, तो ये जो इनकम में कितने से चेंज हुआ, तो इतने इनकम में ये मल्टीप्लायर टाइम चेंज होता है। यानी चेंज इन इनकम जो होता है वो क्या होता है, पता है आपको? मल्टीप्लायर, यानी के इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। के क्या है? मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर मैं आपको आगे सिखाऊंगा, और इसको डिटेल मैथमेटिक्स जानने के लिए, इसका पूरा डिटेल मैथमेटिक्स जानने के लिए आपको मेरे पेड कोर्स पे आना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। सिमिलरली यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और उसके वजह से कितना इनकम कम होगा, एग्जैक्ट इनकम कितना कम होगा, वो आपको मेरे पेड कोर्स में और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, या फिर आपके पास टैक्स कम होता है या टैक्स बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके एग्रीगेट डिमांड में पड़ता है, और एग्रीगेट डिमांड के पड़ने से, पे अफेक्ट पड़ने से आपकी इकोनॉमी की इनकम भी चेंज होती है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देना चाहता हूं बच्चों। मान लीजिए, लेट लेट एमपीसी is 0.8. Change in government expenditure is 100. So what will be the change? What will be the change? What will be the change in इनकम? तो बता सकते हैं बच्चों इस कैसे इनकम चेंज होगा? अब देखिए, जो मल्टीप्लायर होता है, अब देखिए यहाँ पे चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू के इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही है ना? मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है पता है बच्चों? मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1/1 - एमपीसी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बच्चों, या फिर छोड़िए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको हम, ये वाला चीज हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लीज, तो यहाँ पे 1/1 - 0.8 है बच्चों। कितना आ गया ये वैल्यू? 1/0.2, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5। यानी एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, सॉरी मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 5 इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों? 100। यहां 100, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया बच्चों? 500 का। यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 से चेंज होता है तो इकोनॉमी की इनकम 500 से चेंज होगी, यदि एमपीसी 0.8 हो और अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो इस तरीके से आपको आप समझना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इसका बहुत ज्यादा डिटेल आपके मेरे पेड कोर्सेज में है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। चलिए बच्चों वहां पे चलते हैं। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। अब यहां पे यदि मैं आपको बताऊं बच्चों, कंजम्पशन क्या है, तो कंजम्पशन से रिलेटेड यहां पे आपके पास 3-4 थ्योरीज आपको पढ़ने हैं बच्चों। कंजम्पशन से रिलेटेड आपको 3-4 थ्योरी पढ़नी है। कंजम्पशन कंजम्पशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3-4 थ्योरीज पढ़नी है, और वो थ्योरी आप देख सकते हैं। कंजम्पशन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला थ्योरी है यहाँ पे, उसे आप कहते हैं ऑब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, ऑब्सोल्यूट हाइपोथेसिस, ऑब्सोल्यूट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस।
ऑफ कंजम्पशन ऑफ एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? बेसिकली इसको कीन्स ने दिया और इनके अनुसार देख सकते हैं बच्चों कि C इक्वल्स टू C0 प्लस C1 Y होता है और Y यहां पे डिस्पोजेबल इनकम होता है। ये क्या है बच्चों? कंजम्पशन। कंजम्पशन ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है बच्चों? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जब आपकी इनकम जीरो है, तब आपकी कंजम्पशन क्या होगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन ये क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम। और ये क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। कीन्स के अनुसार इनका कहना था कि यदि इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, ये एम ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होता है बच्चों। यदि कंजम्पशन जीरो होती है, सॉरी, यदि इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ता है, उससे कम से बढ़ता है, यानी एमपीसी के बराबर से बढ़ता है ना। एमपीसी इज बिटवीन 0 और 1 के बीच होता है बच्चों। 0 और 1 के बीच होता है एमपीसी। यानी 1 रुपये से इनकम बढ़ा तो 1 रुपये से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, रादर इससे कम से बढ़ता है। क्लियर है? और इनके अनुसार जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। यानी इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है बच्चों। C इक्वल्स टू C0 प्लस C1Y। यहां पे इनकम और यहां पे आपके पास कंजम्पशन। क्लियर है? इसमें बहुत सारा मटेरियल अभी पढ़ना है आपको, ये तो कि मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। बहुत सारी मटेरियल आपको इसमें पढ़ना है। ये प्रोपोर्शनल होता है, ये आपके पास स्टेबल फंक्शन है, अनस्टेबल फंक्शन है, ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स में आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दूसरा जो है ये एब्सोल्यूट कंजम्पशन हो गया। दूसरा है आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। दूसरा है बच्चों रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसको हटाते हैं यहां से, फिर इसको हम देखते हैं। दूसरा बच्चों रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अब ये क्या है आपको समझने की जरूरत है बच्चों। इनके अनुसार ये है कि आपकी जैसे पहले वाले में जैसे कीन्स ने कहा कि कंजम्पशन जो है आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। जबकि रिलेटिव इनकम के अनुसार, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अनुसार कंजम्पशन जो है आपकी इनकम पे तो डिपेंड करता ही करता है, रादर इट डिपेंड्स अपॉन योर पड़ोसी की इनकम। यानी आप क्या होता है इसमें कि यदि आपके पड़ोसी आप एक अच्छी कार लेकर आया, मर्सिडीज कार लेकर आया, तो आप भी कोशिश करेंगे कि हम भी उसके बराबर हों। यानी ये कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग, है ना बच्चों। यहां पे है कंजम्पशन कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन अपॉन रिलेटिव इनकम, है ना बच्चों। यानी आपके आसपास के लोगों के का इनकम क्या है उस पे डिपेंड करता है। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव इनकम। और इस केस में
थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ती है। रादर एंड उसके अलावा यदि थोड़ी सी इनकम घटती है तो कंजम्पशन कम से घटता है। और इसी को यहां पे डेमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट एंड रैचेट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं डेमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट आपको पढ़ना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, है ना। एंड दूसरा होता है राचित इफेक्ट, राचित इफेक्ट ना। ये चीजें दोनों आपको पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा से बढ़ जाती है, जबकि थोड़ी इनकम घटती है तो कंजम्पशन उतने से नहीं घटता है। या फिर अदर वे राउंड आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन ज्यादा से बढ़ता है, लेकिन ज्यादा इनकम घटने से कंजम्पशन कम से घटता है। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसको पूरा डिटेल में आपको मेरे पूरे पेड कोर्स में मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होता है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद यहां पे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो तीसरा है बच्चों, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को फ्रैंको मोडगिलर ने दिया था, और इन्होंने कहा कि देखो भैया, एक इंडिविजुअल जो होता है बहुत ही रैशनल होता है, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो वो अपनी कंजम्पशन को पूरे लाइफ स्मूथ रखना चाहता है, स्मूथ रखना चाहता है। क्योंकि उसका जो वर्किंग एज में जो उसकी लाइफ है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, वर्किंग एज एंड द रिटायरमेंट एज। जो उसका लाइफ है किस में डिसाइड होता है, वर्किंग एज, वर्किंग एज एंड द रिटायरमेंट एज, है ना बच्चों, वर्किंग एज एंड द रिटायरमेंट एज। और इसमें आपको समझना है, इसमें उसकी इनकम आती है और इसमें इनकम नहीं आती है। तो इसमें वो क्या करता है बच्चों, सेव करता है, और इसमें क्या करता है वो, डी सेव करता है, डी सेव करता है। इसमें सेव करता है, इसमें डी सेव करता है। और इस तरीके से वो पूरे लाइफ अपने अपनी कंजम्पशन को स्मूथ रखने की कोशिश करता है। इसका मैथमेटिक्स भी है बच्चों, आप देख सकते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस आर वाई ओवर टी। अब ये है क्या है, बेसिकली जब से वो प्लान करना शुरू करता है अपनी कंजम्पशन का, वो उसका वेल्थ है, इनिशियल वेल्थ। आर इज द रिटायरमेंट एज एंड वाई इज द पर पीरियड इनकम। यानी अब उस आर एंड टी इज द, टी इज व्हाट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो मान लेते हैं 80 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि एक आदमी 80 साल तक जीता है। तो जितना उसके पास पैसे है, मतलब अभी जो पैसा उसके पास है एंड जो एक्सपेक्टेड इनकम है, सबको मिला करके वो अपने पूरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से डिवाइड कर देता है, और वो पर पीरियड उसी तरीके से खर्च करता है, पर पीरियड उसी तरीके से खर्च करता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने अपने पेड कोर्स में आप लोगों के साथ किया है, कि C इज इक्वल्स टू यहां पे हम कर सकते हैं W/T प्लस R/T ऑफ Y, यानी C इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई। ये आपका कंजम्पशन आ गया बच्चों, ये आपका कंजम्पशन आ गया। यानी एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ इनिशियल वेल्थ एंड बीटा प्रोपोर्शन ऑफ द पर पीरियड इनकम में स्पेंड करता है। यानी उसकी एवरेज कंजम्पशन जो होती है वो इस तरीके से डिसाइड होती है। ये थोड़ा आपको यहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि मैं आपको पूरा एक एक थ्योरी डिटेल में समझाऊं, लेकिन आपको बेसिक इसका समझना है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में कंजम्पशन जो होता है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में कंजम्पशन
कंज्यूमर जो क्या करता है, अपनी पूरी कंजम्पशन को, पूरे लाइफ में कंजम्पशन को स्मूथ रखना चाहता है, इसलिए वर्किंग एज में वो सेव करता है एंड रिटायरमेंट एज में उसे डी सेव करता है, और एट द एंड ऑफ द हिज लाइफ वो कुछ भी छोड़ के नहीं जाता है, यानी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेव नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा कंजम्पशन हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों कंजम्पशन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट का। बच्चों इन्वेस्टमेंट में आपको तीन थ्योरीज मेनली फोकस करनी होती है। मैं आपको बता देता हूं यहां पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको तीन थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी आप देख सकते हैं यहां पे, पहले थ्योरी इसको आप कहते हैं नियो क्लासिकल। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको? नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। दूसरा आप इसे कह सकते हैं एक्सेलरेटर मॉडल। एक्सेलरेटर मॉडल। एंड तीसरा आप इसे टॉबिन्स क्यू मॉडल कहते हैं। अब देखिए न्यू क्लासिकल मॉडल जो है आपका बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, टूल्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दैट टॉक अबाउट न्यू क्लासिकल मॉडल। सो यहां पे यदि हम बात करते हैं बच्चों न्यू क्लासिकल में, यहां पे आप यदि आप बात करें थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे दो बातें आपको समझनी है बच्चों। एक तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आप जानते हैं मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन डिक्लाइन। ये देखिए बच्चों, कीप्स ऑन डिक्लाइन, जैसे जैसे आप ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कैपिटल बढ़ेगा तो उसकी इफिशियंसी घटेगी, उसकी इफिशियंसी घटेगी बच्चों। और मान लेते हैं ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, COC। तो जहां पे दोनों पॉइंट मिलेंगे, दैट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यहां ये पॉइंट है जहां पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक एक यूनिट कैपिटल जितना रिटर्न दे रहा है उतना ही उसका कॉस्ट यहां पे लग रहा है बच्चों। ठीक है, और यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इसका इसको हम मैथमेटिक तरीके से भी कर सकते हैं, यानी यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होता है बच्चों, है ना, आपका डेप्रीसिएशन आता है, डेप्रीसिएशन आता है,
इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको डिटेल में जानने के लिए मेरे मेरे आपको पेड कोर्स में आना पड़ेगा बच्चों। तो यदि ऐसा होगा, यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक ही बात है, तो यदि ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फिर इन्वेस्टमेंट घटेगा इस केस में। इस केस में इन्वेस्टमेंट, तो फिर इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट घटता है। एंड यदि दोनों बराबर है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इन्वेस्टमेंट में कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि बराबर है, तो फिर इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। कोई चेंज नहीं आएगा, यानी नो चेंज। नो चेंज होगा, है ना, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये आपके पास हुआ नियो क्लासिकल। दूसरा मॉडल है जिसे आप एक्सेलेरेटर मॉडल कहते हैं, उसको देखिए प्लीज। एक्सेलेरेटर मॉडल। एक्सेलेरेटर मॉडल देखिए। एक्सेलेरेटर मॉडल डिपेंड करता है बेसिकली, ये दो तरह के हैं, एक फ्लेक्सिबल एक्सेलेरेटर, एक नॉर्मल एक्सेलेरेटर मॉडल। इसमें क्या है कि यहां पे जो है इसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपके पास चेंज इन आउटपुट पे। यानी एक यूनिट आउटपुट चेंज करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट का चेंज किया जाए। यानी आप यहां पे देख सकते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन सर्टेन प्रोपोर्शन। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि के इनटू चेंज इन आउटपुट, है ना बच्चों। इन्वेस्टमेंट में इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, इसे आप कहते हैं एक्सेलरेटर मॉडल। और यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसे आपको इस तरह क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉडल है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट आउटपुट पे डिपेंड करता है, तो ये कौन सा मॉडल है? एक्सेलरेटर मॉडल। और इसके बाद जो है टॉबिन्स क्यू, पता है बच्चों आप लोगों को? टॉबिन्स क्यू मॉडल। टॉबिन्स क्यू मॉडल, अब ये क्या है? तो बेसिकली ये आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट था, कौन सा? न्यू क्लासिकल। एक्सेलरेटर मॉडल इनकम पे डिपेंडेंट है, और ये टॉबिन्स क्यू ये है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यानी आप स्टॉक्स, बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर में आप कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिर से एक बार बता रहा हूं बच्चों। टॉबिन्स क्यू मॉडल ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। और इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं बच्चों कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पे उनके अनुसार क्यू जो है, इनके अनुसार क्यू जो है, क्यू की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? पता है बच्चों आपके पास? बोलिए। करंट वैल्यू ऑफ द, देखिए, करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
यानी किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में जो आपने पैसा लगाया उसके आज वैल्यू कितनी है और जब लगाया था तब कितनी वैल्यू है। मान लीजिए कि जब आपने इन्वेस्ट करा था उस टाइम आपने 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट करी थी, है ना, और आज उसकी वैल्यू 60 रुपया है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आपने जो पैसा लगाया है उसे प्रॉफिट हुआ है। तो क्यू यहां पे क्या है, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव है ना बच्चों, क्यू इज पॉजिटिव। या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 है, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्यू इज, क्यू इज, क्यू इज ग्रेटर देन 1 मीन्स इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। यदि Q इज इक्वल्स टू 1 है तो फिर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। एंड यदि Q इज लेस देन 1 सो इन्वेस्टमेंट यहां पे डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों? तो अब आपके साथ इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर थोड़ा बड़ा है और उसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरे पेड कोर्स में आना पड़ेगा बच्चों। यहां पर भी ये भी बहुत, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स भी यूज होता है। इसमें आपको यदि गेट और आईआईटी जैम देना है तो इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स में आना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चों? तो मल्टीप्लायर कुछ नहीं है बच्चों, बेसिकली इट इज चेंज इन, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस एलिमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। अब आपको पता है बच्चों यहां पे देखिए मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस एलिमेंट, है ना, चेंज इन ऑटोनोमस एलिमेंट। अब आपके पास देखना है ये ऑटोनोमस एलिमेंट क्या है। आपको याद है बच्चों y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब मैं इसका अलग अलग फंक्शन आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए प्लीज, सी को जनरली आप, अभी हमने इसी वीडियो में बताया है, सी नॉट प्लस C1Y, ठीक है बच्चों, और ये क्या था वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम। आई की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पीछे जब लिया था, जब हम वो कर रहे थे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर, तो हमने उसको कांस्टेंट मान लिया था। अब ये किस पे डिपेंड करता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस बी आर प्लस के वाई। अब देखिए तीनों थ्योरी हमने पढ़ा दिया ना बच्चों कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड होता है, यानी यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, घटेगा ना, लेकिन इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ये इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। इसके बाद देखिए जी, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जनरली इसको जी नॉट ही मानते हैं, मान लीजिए, हालांकि इसके भी अलग अलग फंक्शन है। एक्स क्या है बच्चों, एक्स भी ऑटोनोमस होता है, एक्स नॉट, और एम जो होता है वो एम नॉट प्लस M1Y, यानी एक इनिशियल या मिनिमम लेवल ऑफ इंपोर्ट तो आपको करना ही करना है बेसिक गुड्स के लिए। बाकी यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। अब यहीं से मैं आपको वो बता देना चाहता हूं, मल्टीप्लायर निकाल देना चाहता हूं। देखिए प्लीज, आपको पता है ना बच्चों y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम। अब पहले क्लोज इकोनॉमी लेते हैं बच्चों। तो क्लोज इकोनॉमी के लिए इसको हटा देना पड़ेगा क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी की बात है। तो क्लोज इकोनॉमी के लिए इसको हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए इसको, है ना बच्चों,
इसको हटा दीजिए। अब सिर्फ एंड सिर्फ अभी हम आपको क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो y इक्वल्स टू, अब c की वैल्यू डाल दीजिए, सी नॉट प्लस C1, वाई डी है, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम माइनस टैक्स होता है, ठीक है बच्चों, प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ही अभी फॉर टाइमिंग मान लिया जाए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ब्रैकेट को ऑफ करिए, y इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1y माइनस C1t प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है बच्चों। लाइक टर्म को एक साथ ले लीजिए, y माइनस C1y, ठीक है बच्चों, प्लस C1t इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है बच्चों। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहां से y कॉमन ले लेंगे, 1 - C1 प्लस C1, यहां पे t नहीं आएगा, t तो C1t, ये कैसे आएगा, नहीं आएगा, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, ये गलती, ये कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ये, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑटोनोमस है ना, वो कैसे आ जाएगा, और लाइक टर्म को हमने सिर्फ लिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके साथ बचा, ये देखिए प्लीज, देखिए यहाँ पे आपके पास सी नॉट माइनस C1t नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे ये तो सारे ऑटोनोमस है कि नहीं बच्चों, ये सारे ऑटोनोमस है, तो इसको आप ए नॉट लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, ए नॉट ओवर 1 - C1। अब आपको डिफरेंशिएशन जानना है बच्चों, सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ए नॉट, यानी ऊपर 1 बच जाएगा बच्चों, 1/1 - C1, इसी को आप मल्टीप्लायर कहते हैं बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लायर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जैसे कि मल्टीप्लायर इन अ क्लोज इकोनॉमी, मल्टीप्लायर इन अ ओपन इकोनॉमी, मल्टीप्लायर विद लमसम टैक्स, ये हमने निकाल दिया लमसम टैक्स, मल्टीप्लायर विद प्रोपोर्शनल टैक्स, मल्टीप्लायर व्हेन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन इनकम, व्हेन इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा है चीज। इसके लिए फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आपको मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे रोकूंगा और ये बताऊंगा बच्चों कि अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब ISLM हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट मैराथन का नेक्स्ट पार्ट में हम ISLM स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।